नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता है कि 2024 बोर्ड परीक्षा को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए साइंस की एक MCQ सीरीज़ चलाई हुई है जो आपके रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 4। फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आपको पता है कि अभी कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमने साइंस और मैथ्स दोनों की MCQ सीरीज़ चलाई हुई हैं, जिसमें हम एक दिन मैथ्स की वीडियो पोस्ट करते हैं YouTube पर और अगले दिन अल्टरनेट हम साइंस की पोस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम साइंस की करेंगे और कल हम आपके लिए मैथ्स का एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: खनिज लवण, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश ऊर्जा। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों। किसी को पता है तो कमेंट करते रहिए अपना आंसर। आप कमेंट्स बहुत कम करते हैं, कमेंट करेंगे तो उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको ही मिलेगा। आप जो चीज़ कमेंट में लिख के एक बार कर देंगे, आपका आंसर सही होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, गलत होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा वो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए हम बता देते हैं आपको। क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? हरे पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्या करता है? सूर्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश यानी कि सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जिससे क्या होता है? जिससे भोजन का निर्माण होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है। तो किसको अवशोषित करता है क्लोरोफिल? किसको करता है? प्रकाश ऊर्जा को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ा रखी है ना हमने आपको, तो उसी में सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में उसका परिवर्तन करता है, जो कि भोजन निर्माण में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी प्रश्न के आंसर में या डिस्क्रिप्शन में आपको, तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, वरना आप अगले दिन क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में कौन विषमपोषी नहीं है? बताइए क्या मतलब है इसका। विषमपोषी नहीं है मतलब कैसा है? स्वयपोषी है। जो स्वयपोषी होगा वो विषमपोषी नहीं होगा, तो कौन इसमें स्वयपोषी है बताइए। और ये क्वेश्चन आपका 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हमने आपके इन सीरीज में हम ले रहे हैं वो सभी किसी ना किसी साल में, किसी ना किसी ईयर में आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज है, आप इसको ध्यान से देखा करें वीडियो को। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे आप अच्छे से, आपको याद रहेगा और आपको इससे बोर्ड परीक्षाओं में, आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आपको पता है ना फरवरी में 2024 में आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। एक दिन छोटा सा वीडियो बना देंगे आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए, तब बात करेंगे उसके बारे में। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वयपोषी कौन है इसमें? स्वयपोषी कौन होते हैं? हमने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं।
कौन बनाते हैं? पौधे बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिए ऑप्शन, फीताकृमि, मनी प्लांट, फफूंदी या फिर यीस्ट। क्या कौन है इसमें पौधे? बताइए। मनी प्लांट इसमें पौधा है, वो अपना भोजन खुद बनाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मनी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, मनी प्लांट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो उनको क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी। तो मनी प्लांट क्या हो जाएगा? विषमपोषी नहीं है, यानी कि स्वयंपोषी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही कथन को चुनना है। पहला आपको दिया गया है विषमपोषी अपने खाने का संश्लेषण नहीं करते। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के योग्य होते हैं। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, अपना आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए 3, 2 या जो भी क्वेश्चन चलता है उसके सामने अपना ऑप्शन नंबर लिख दीजिए, ABCD जो भी दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नीचे से चेक करते हैं बच्चों, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी से। विषमपोषी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के योग्य होते हैं। बच्चों आपको बताया था ना, ये काम कौन करता है? ये काम करते हैं स्वयंपोषी, यानी कि पौधे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, उसको क्या बदलते हैं? किसमें? कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं। विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश प्रयोग करते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। विषमपोषी थोड़ी ना करते हैं, वो तो स्वयंपोषी करते हैं, यानी कि पौधे करते हैं ना, हरे पेड़ पौधे। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, विषमपोषी अपने खाने का संश्लेषण नहीं करते। पहली बात तो संश्लेषण का मतलब आप समझ लीजिए। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना। जो विषमपोषी हुए हैं अपने खाने को नहीं मिलाते, खाने को नहीं बनाते, ये मतलब है इस लाइन का। तो ये बिल्कुल सही बात है। विषमपोषी थोड़े ना अपना खाना बनाते हैं, वो कहाँ से लेते हैं खाना? जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं वही उस खाने को लेते हैं। तो विषमपोषी अपने खाने का संश्लेषण नहीं करते, अपने खाने को नहीं बनाते, नहीं इकट्ठा करते, उसको जोड़ते नहीं हैं, उसको नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपके कि विषमपोषी और स्वयंपोषी किसको बोलते हैं। स्वयंपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, और विषमपोषी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो पेड़ों द्वारा बनाया खाना खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? प्रत्येक जबड़े में अग्र चयवर्णकों की संख्या होती है। ऑप्शन दिया गया 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। बच्चों जब तक आप अपना आंसर कमेंट कीजिए तब तक हम आपको बता देते हैं आपको कैसे याद रखना है हमेशा। इसके लिए आपको एक सूत्र है 32 12। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल दांत आ जाएंगे। 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। 3 2 5 और 1 6 और 2 8 और 8 चौक 32 दांत होते हैं। ठीक है, किस किस तरह से ये दांत होते हैं हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है आपका जबड़ा। ठीक है, सबसे पहले लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 दांत होंगे आपके, 3 इधर होंगे। ये नीचे वाले जबड़े की बात है, ऊपर वाली साइड भी 3 3 हो जाएंगे। तो 3 और 3 6 और 6 ऊपर कितने हो जाएंगे? टोटल 12। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? जो सबसे लास्ट वाले होते हैं इनको बोलते हैं बच्चों, लिख देते हैं आपको, इनको बोलते हैं चर्वनक।
चर्वनक, ठीक है। च कैसा लिखते हैं, चर्वनक, या दोबारा से लिख दें, क्या दोबारा से लिख देते हैं। सूत्र लिखेंगे 32 12, ठीक है। सबसे ऊपर वाले दांत जो होते हैं, पीछे वाले दांत ये वाले, इनको बोलते हैं चर्वनक, ठीक है। इसके बाद वाले जो दांत होते हैं यहाँ पे, वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं अग्रचर्वनक, अग्रचर्वनक, ठीक है। उसके बाद कौन से होते हैं, रदनक, रदनक, या फिर इन्हीं को बोल देते हैं भेदक, भेदक, ठीक है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे दांत के बारे में। इसके बाद होता है कृंतक, कृंतक, ठीक है। चर्वनक कितने होते हैं, हमने बताया आपको, एक साइड में होते हैं 3 और दूसरी साइड में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 और 3 6, और इनकी 2 से गुना कर देंगे। ऊपर वाले जबड़े में भी 6 होते हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 12, ठीक है। अग्रचर्वनक कितने होते हैं, हमने बताया था सूत्र 2, ये होते हैं 2 एक साइड में होते हैं, 2 दूसरी साइड में होते हैं 4, और इतने ही ऊपर होते हैं, 4 गुना 2 बराबर 8 हो जाएंगे, ठीक है। रदनक या भेदक, भेदक कितने होते हैं, ये होते हैं, एक सूत्र बताया था ना, एक साइड पे होता है, दूसरी साइड पे एक होता है, टोटल 2 हो गए, और 2 ही ऊपर हो जाएंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। कृंतक कितने होते हैं, कृंतक बताया था सूत्र 2 एक तरफ होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं, ठीक है। 2 और 2 4 हो गए, 4 की 2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8। अब टोटल कर लेंगे, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 कितने हो गए, 32, ठीक है। तो इस प्रकार ये टोटल 32 दांत होते हैं। अब बताइए अग्रचर्वनक यानी कि ये वाले की संख्या कितनी होती है, ये बताया था ना, 2 एक तरफ होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं, ठीक है। टोटल होते हैं 8, तो जोड़ी कितनी होती है बताइए। एक साइड पे पूछ रहा है कितनी जोड़ी होती हैं, तो 2 एक तरफ होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं, यानी कि 2 जोड़ी होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल नहीं पूछ रहा है, एक ही जबड़े में पूछ रहा है कितने होते हैं, एक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं, ठीक है। दोनों जबड़े में बोलेगा, टोटल कुल पूछेगा तो 8 दांत हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद अब नहीं भूलेंगे इसको, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको यदि इंग्लिश में भी जानना है कि इंग्लिश में सर क्या बोलते हैं इनको, तो इंग्लिश में भी बहुत इजी है याद करना। जैसे हिंदी का नाम थोड़ा अजीब होता है, थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होता है, तो इंग्लिश का भी आप लर्न कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हमने लिखा था, एक सेकेंड, जैसे हमने लिखा था 32 12 लिखा था, ठीक है। तो सबसे जो लास्ट वाले होते दांत, जिनको बोलते हैं चर्वनक बोलते हैं, तो उनको इंग्लिश में बोलते हैं मोलर, MOLAR मोलर, ठीक है। उसके बाद होते हैं प्री मोलर, प्री मोलर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका कैनाइन, CANINE, कैनाइन, ठीक है। और लास्ट में यानी कि सबसे आगे होता है आपका इंसीजर, INCISOR, इंसीजर, ठीक है। ये होते हैं 3, ये 2, ये 1 और ये 2 जोड़ी, ये जोड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। जोड़ी का मतलब है डबल कर लो आप, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 6 नीचे 6 ऊपर 12 हो गए। ऐसे ही ये 2 का मतलब है 2 जोड़ी, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20 हो गए। इस तरह से टोटल 32 हो जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको कभी भी इंग्लिश में पूछेगा या हिंदी में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑफलाइन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। बच्चों 2018 में पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन, 20 24 28 या 32, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए। राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना आंसर कमेंट करते रहिए, बताइए। किसी को पता है तो कितने होते हैं दूध के दांत, तो दूध के दांतों की संख्या होती है
20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है टॉयलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या फिर दोनों, बताइए। कमेंट कीजिए अपना आंसर, अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए बच्चों। तब तक आपको बता देते हैं कि मनुष्य की लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। इनके नाम थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। तो टॉयलिन भी पाया जाता है और इसके अलावा लाइसोजाइम भी पाया जाता है, पेप्सिन नहीं पाया जाता। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन ये कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ होती हैं, तो उससे निकलता है, उससे जठर रस निकलता है, उसके अंदर होते हैं पेप्सिन और रेनिन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, और भी पाए जाते हैं इन दोनों के अलावा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइलिन और लाइसोजाइम मनुष्य की लार में पाया जाता है। क्या काम है इनका? टाइलिन का, टाइलिन का काम है जो मनुष्य की वो होती है, जो स्टार्च का हम सेवन करते हैं, उसमें मिलके स्टार्च में मिलके उसको खाने, स्टार्च में मिलने के बाद ये क्या बता रहे थे बच्चों? आपको हम टाइलिन के बारे में बता रहे थे। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, मुख की लार में ये पाया जाता है, मुख की लार में होता है, और जो स्टार्च होता है जो हम खाना खाते हैं उसका ये पाचन करता है। ठीक है, और एक बात और बताते हैं, जो लार होती है मनुष्य की, उसका जो पीएच मान होता है मनुष्य की लार का जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.8। तो 6.8 का क्या मतलब होता है? लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, आपको पता है ना, 7, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो होते हैं उदासीन, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी तो वो होंगे क्षारीय, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होंगी वो होंगे अम्लीय। तो 7 से कम है ना 6.8, तो लार कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। ठीक है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना कहलाती है। बच्चों आपको पता है हमारी जो श्वास नली है और हमारी फूड पाइप है, ग्रास नली यानी कि भोजन नली, वो एक ही होती है। ठीक है, उसमें सांस लेने के लिए और भोजन को ग्रहण करने के लिए एक संरचना होती है पत्ती के समान, जो क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा श्वास वाला रास्ता वो बंद कर देती है। ठीक है, और जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा वो भोजन वाले रास्ते को बंद कर देती है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि उस पत्ती के समान उपास्थि मतलब उपास्थि थोड़ी सॉफ्ट होती है, हड्डी नहीं होती है वो, ना ही वो मांस होता है। ठीक है, कार्टिलेज बोलते हैं वैसे उसको, तो वो थोड़ी नरम होती है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि उसको बोलते क्या है। उसका हिंदी में नाम है बच्चों घाटी ढापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है क्लियर है? तो बस यही पूछ रहा है कि जो वो संरचना होती है फूड पाइप और आपके श्वास नली, ग्रास नली के द्वार पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको घाटी ढापन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। यकृत स्रावित करता है, ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं लार, अग्नाशय रस, जठर रस या फिर पित्त रस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए अपना आंसर।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए बताइए फटाफट। बच्चों आपको बता देते कि यकृत जो होता है किसी भी एंजाइम का स्रावन नहीं करता, ठीक है, किसी प्रकार के एंजाइम का स्रावन नहीं करता। तो एंजाइम की बात नहीं चल रही है यहाँ, बस पूछा है क्या स्रावित करता है। आपको हमने पहली क्लासेस में बताया था कि जो पित्रस होता है, पित्रस कहाँ बनता है, वो यकृत में बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बनता यकृत के अंदर है और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय, ठीक है। जो यकृत में जो पित्रस बनता है वो पित्ताशय में स्टोर होता है, ठीक है, जिसको आप पित्त की थैली भी बोलते हैं। क्लियर है, छोटी इस तरह की होती है, ठीक है। किसी किसी को पित्त की थैली में आपकी पथरी यानी कि कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाती है, तो उसको निकालना भी पड़ता है। क्लियर है। तो बनता है पित्रस कहाँ पे, यकृत में, और स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया गया है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। ये जो क्रिया है इसमें क्या बनता है बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ग्लूकोज, विटामिन्स, ग्लाइकोजन या फिर प्रोटीन्स। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर फटाफट। इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर कमेंट कीजिए। तब तक आपको बता देते हैं बच्चों कि जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया है, ग्लाइकोजेनेसिस जो क्रिया है, इसमें क्या होता है कि यकृत यानी कि लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, ग्लूकोज शर्करा को, ग्लूकोज शर्करा को किस में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में, ठीक है। क्या करता है यकृत, क्या करेगा, ग्लूकोज जो शर्करा होती है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस में। तो क्या बन जाएगा इस क्रिया में, ग्लाइकोजन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया क्या है। आपसे ये भी पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्रिया क्या है, उसका भी आपको बता देते हैं। इसकी जगह पे आपसे ये भी पूछ सकता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया क्या है, ये वाली क्रिया क्या है। बच्चों इसमें उल्टा कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्या करता है यकृत, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन को किस में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ध्यान रखेंगे ग्लाइकोजेनेसिस में यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलिसिस में ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में चेंज कर देता है। और क्या करता है, प्लस इसके अलावा प्लस रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध भी करता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया में रक्त को शुद्ध भी करता है, शुद्ध करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ग्लाइकोजेनेसिस पूछता है तब भी आप बता देंगे, तब बनेगा आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। और यदि ग्लाइकोजेनेलिसिस पूछता है तब क्या बनेगा, तब आपका बनेगा ग्लूकोज, तब आपका आंसर ग्लूकोज होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई होप कि आपको अभी दिख रहा होगा इजीली, ठीक है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2010 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितने होंगे, 32 होंगे
34 होंगे, 36 होंगे या 38 होंगे? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट करते रहिए फटाफट। आपको पता है तो अपना राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। अपना राइट आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट। बताइए क्या हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, 38 अणु प्राप्त होते हैं। और जो ATP लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब बात करते हैं करते क्या है, इसमें होता क्या है। जो पौधे होते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ATP के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, वे सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ATP के रूप में चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ATP से ही होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का निर्माण। जो भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन, जो भी बनता है ये सब ATP से ही बनते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया है, वही सेम है, कुछ भी नहीं है। ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा किसे बोलते हैं? ATP को बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ATP की फुल फॉर्म हमने आपको बताई दी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ATP के रूप में बदलकर भोजन का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्लियर है, सेम चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर A, पायरुवेट को यीस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। बताइए सही है बात ये? पायरुवेट को यीस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में बदला जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने आपको ये वाली बात बताई थी, याद कीजिए, याद हो तो आपके। क्या करता है, पायरुवेट को यीस्ट की सहायता से एथेनॉल और CO2 में बदला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B देख लेते हैं। वायवीय जीवाणु में किण्वन होता है, ये भी हमने आपको पहले बताया था। जो किण्वन होता है किस में होता है, ये कैसा है, अवायवीय जीवाणु में होता है। किस में होता है, अवायवीय में होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है। बताइए किण्वन किस में होता है? अभी तो हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा ना होता है किण्वन। किण्वन होता है आपका यीस्ट में। यीस्ट में किण्वन होता है और ये एक अवायवीय प्रक्रिया है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब D देख लेते हैं। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है, यही तो हमने आपको बताया अभी। किण्वन कौन सा, कैसी प्रक्रिया है, अवायवीय श्वसन का रूप है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर D इसके राइट हैं और B और C इसके गलत हैं। क्यों गलत है हमने आपको भी बताया। ठीक है, सारा प्रोसेस किण्वन के बारे में लिखा है और कुछ नहीं है इसमें। किण्वन को हम आप पढ़ा चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, A और D। देख लेते हैं आगे किस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं।
देखिए पहला ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 ए एंड डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 ए एंड डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलें। आई होप कि आपको किन्वन के बारे में अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। मानव में गैसों का आदान प्रदान में होता है, यहाँ होना चाहिए था डैश में होता है। किस में होता है गैसों का आदान प्रदान, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कूपिका, कंठ, श्वास नली या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। कूपिका होती क्या है, छोटी छोटी थैली होती हैं। ठीक है, इस तरह से पहले भी हमने कूपिका के बारे में आपको बताया गया है, बताया था ना आपको पहले भी कूपिका के बारे में। यह एक छोटी वायु थैली होती है जहां गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है, जहां गैसीय विनिमय होता है। कूपिका वायु और रक्त प्रवाह के बीच, क्या काम है इसका, कूपिका का, वायु और रक्त प्रवाह के बीच ऑक्सीजन यानी कि O2 तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय विनिमय की सुविधा देती है। जो CO2 होती है कूपिका से फेफड़ों के अंदर जाती है। ठीक है, फेफड़ों के अंदर जाती है CO2 और हमारे फेफड़ों से हम उसको बाहर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन फेफड़ों तक ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और फेफड़ों से जो ऑक्सीजन कूपिका में जाती है और कूपिका के बाद हमारे ब्लड में उसका परिवहन हो जाता है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी थैली होती हैं, छोटी छोटी ये वायु की। पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है पिछली क्लासेस में, आपको ध्यान होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है। मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है परिवहन से, पोषण से, श्वसन से या उत्सर्जन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसका कमेंट करते रहिए बच्चों। जो किडनी होती है आपकी यानी कि वृक्क जो होती है किसका भाग है, परिवहन का भाग है, पोषण का भाग है। ठीक है, पोषण का कार्य होता है किडनी से, श्वसन का कार्य किडनी से होता है या फिर उत्सर्जन का कार्य होता है। बताओ बच्चों, आपको बता देते हैं। जो किडनी होती है, किडनी एक उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करती है किडनी, हमारे रक्त को छानती है। ठीक है, रक्त को छानकर उससे गंदगी को, रक्त से जो गंदगी होती है उसको अलग करती है। ठीक है, और मूत्र भी हमारी किडनी में ही बनता है। कहाँ बनता है मूत्र, किडनी में बनता है और उससे किडनी के द्वारा ही उत्सर्जित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यह एक उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी तंत्र का एक भाग है किडनी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है, मूत्र निर्माण कहाँ होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, देख लीजिए। 2022 में आपको पूछा गया है, 2019 की बोर्ड परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कितना ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपको इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन अभी हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 14 बताया उसी में आपको इसका आंसर बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप खुद कमेंट करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में या फिर हृदय में। बताइए मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बनता है मूत्र, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। कहाँ बनता है मूत्र, बनता है आपका प्लीहा में बनता है, नहीं हृदय में बनता है, नहीं बनता। अब बचते हैं आपके वृक्क या फिर यकृत। यकृत में बनता है मूत्र, यकृत में बनता है। यकृत में क्या होता है, यकृत में बनता है पित्तरस। यकृत भी आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी में। ठीक है,
मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यानी कि किडनी में, किडनी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, किडनी में, ठीक है, किडनी में होता है। और किडनी की जो यूनिट होती है, इकाई, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? बच्चों आपको पता होगा कि जो किडनी होती है यानी कि वृक्क जो होती है वो लगभग 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती हैं, छोटी छोटी नली, ठीक है। जो छोटी छोटी नलियाँ होती हैं उन्हीं को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट, इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन, ठीक है। उसी के नाम पर नेफ्रॉन इसकी इकाई होती है। और नेफ्रॉन का अन्य नाम भी है, नेफ्रॉन को वृक्काणु भी बोलते हैं, वृक्काणु, ठीक है, याद रखेंगे, नेफ्रॉन को ही वृक्काणु भी बोलते हैं, ठीक है। और जो उत्सर्जी अंग होते हैं, उत्सर्जी तंत्र जो होता है नेफ्रॉन से ही जुड़े होते हैं। जो नेफ्रॉन ये पाइप होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं से उत्सर्जी तंत्र जुड़ा होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। बताइए कौन बदलता है? वृक्क, यकृत, अग्नाशय या फिर बड़ी आंत? जो मानव के अंदर है, अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करता है यकृत? एक तो अमोनिया को, ठीक है, और जो अतिरिक्त प्रोटीन होता है वह अतिरिक्त प्रोटीन को क्या करता है? यूरिया व यूरिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है। क्या करता है? याद रखेंगे, जो यकृत होता है वो अमोनिया को और अतिरिक्त जो प्रोटीन होता है उसको यूरिया व यूरिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है। और जो कि किडनी की हेल्प से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये यूरिया और यूरिक अम्ल होते कहाँ पे हैं, कैसे बाहर निकलते हैं, किसके रूप में? जो मूत्र हम बाहर निकालते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, जो हम मूत्र बाहर निकालते हैं, मूत्र, ठीक है, उसी के अंदर यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का जो कंपोजिशन होता है हम आपको बता देते हैं, 95% तो मूत्र में होता है क्या? पानी। जो हम मूत्र बाहर निकालते हैं 95% तो होता है उसके अंदर पानी, ठीक है। 2.7% होता है उसके अंदर यूरिया, ठीक है। और 0.3% उसके अंदर होता है यूरिक अम्ल होता है। और बाकी कितना बचता है? 2% में होते हैं जो लवण होते हैं बाकी, ठीक है। इस प्रकार ये मूत्र का कंपोजिशन होता है। इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 पॉइंट या 1-2% का, तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है? चलिए, हमने आपको पूरा क्लियर कर दिया इसके बारे में कौन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन तो आप समझते हैं ना, फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली कंप्लीट हो गई और ज़्यादा फैमिली ना बढ़े, इसको परिवार नियोजन कहते हैं। स्थायी यानी कि परमानेंट मेथड क्या है इसका विधि? गर्भ निरोधक गोलियाँ। बच्चों ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, कोई इस तरह के क्वेश्चन पे बात नहीं करता है। गर्भ निरोधक गोलियाँ क्या करते हैं? एक बार हम टैबलेट ले लेते हैं तो उस दौरान गर्भ नहीं रहेगा, ठीक है, महिला के अंदर गर्भ नहीं रहेगा। और लेकिन जैसे ही
उन टैबलेट का असर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से गर्भ रहने की संभावना हो जाती है। तो ये वाली तो स्थायी विधि नहीं है, ये वाली स्थायी विधि नहीं है। निरोध का प्रयोग, ठीक है, यानी कॉन्डोम का जब प्रयोग करते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं, वो भी परमानेंट नहीं है। जब हम उसको यूज़ करेंगे केवल तभी परिवार नियोजन, यानी तभी हम रोकथाम कर सकते हैं, जब हम केवल निरोध का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम यूज़ नहीं करेंगे उसको तो फिर भी गर्भ रहने की संभावना हो सकती है। तो ये वाला भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये देख लेते हैं गर्भ समापन, यानी कि गर्भपात। आपको पता है ना, जैसे गर्भ रह जाता है तो गर्भ रहने के बाद हम उसको डॉक्टर के पास जाके कोई टैबलेट लेके या किसी तरह से उसको बच्चे को हम गिरवा देते हैं, तो वो भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ। हमने एक बार गर्भ को गर्भपात करा दिया, लेकिन बाद में भी तो गर्भ रह सकता है, बाद में भी रह सकता है। तो ये भी एक परमानेंट विधि नहीं है। अब बचता है वैसेक्टोमी, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसेक्टोमी होती क्या है आपको बता देता हूँ बच्चों। वैसेक्टोमी होती है पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी, ठीक है। ये एक तरह की पुरुष नसबंदी होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में संभोग के दौरान जो निकलने वाला वीर्य होता है, वीर्य में जो मौजूद शुक्राणु होंगे उनको रोका जाता है, ठीक है। शुक्राणु गर्भ के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये प्रक्रिया होती है वैसेक्टोमी, ठीक है। ध्यान रहेंगे, इस प्रक्रिया में संभोग के दौरान जो निकलने वाला वीर्य होता है, वीर्य के अंदर जो मौजूद शुक्राणु होते हैं उनको गर्भ में जाने से रोका जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो वैसेक्टोमी परिवार नियोजन की एक स्थायी विधि है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, ओके। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंडवाहिका, अंडाशय, प्लेसेंटा या इनमें से सभी। राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, किसी को पता है तो कमेंट करते रहिए फटाफट अपना राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर। जो गर्भ में माता के बच्चा होता है उसको कहाँ से पोषण मिलता है, कहाँ से उसको भोजन पानी मिलता है, ऐसी कौन सी संरचना होती है जिसकी वजह से बच्चा अंदर भी बच्चे को पोषण मिलता रहता है। तो बच्चों उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा होती क्या है, प्लेसेंटा वह अंग है जिससे गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है, जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है, ठीक है। माता के रक्त में जो पोषण रहेगा वो उस पोषण को प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को मिलता रहता है, ठीक है। जब बच्चे को पोषण मिलता रहेगा तो बच्चे की वृद्धि होती रहेगी, ठीक है। उसको नाल भी बोल देते हैं, कुछ और भी बोल देते हैं अपने शब्दों में, लेकिन उसका एक्चुअल जो नाम है प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा की हेल्प से ही बच्चे को गर्भ में माता के, ठीक है, भ्रूण को पोषण मिलता है। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आज की सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं पहले की तरह ही। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लाइक बहुत कम करते हैं, और इस सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने आपके लिए बनाया है, तैयार किया है, और बिलीव कीजिए आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, पढ़ के जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इन क्वेश्चन से आने वाली आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो लोग चैनल पर नए हैं अभी भी, तो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या दिया गया है। आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है।
आमाशय, ग्रहणी, आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी या कृमि रूप परिशेषिका? बताइए क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए, कमेंट कीजिए। किसी को पता है तो बच्चों कमेंट करते रहिए अपना राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो सी के आकार की संरचना होती है। तब तक आपके लिए एक फिगर बना देते हैं हम बच्चों। ये आता है आपका फूड पाइप यानी कि भोजन नली, और यहाँ से इस तरह से ये जे के आकार की संरचना होती है, और यहाँ पे ये इस तरह से घूम जाती है, ठीक है। और यहाँ आपकी ये बड़ी आंत बनी होती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होती है। तो ये जो सी के आकार की होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? बताइए, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसको बोलते हैं बच्चों ग्रहणी, ठीक है। तो ग्रहणी आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी होती है भोजन नली, भोजन नली, ठीक है। ये आपका होता है आमाशय, आमाशय, ठीक। ये आपकी होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत होती है। और इसमें आपको बता देते हैं जो ये छोटी आंत का हिस्सा होती है, ठीक है। छोटी आंत का, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला वाले को बोलते हैं ग्रहणी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं, थोड़ा सा इसको दोबारा से बनाते हैं, हाँ ये वाली होगी ग्रहणी। तो इस वाले पार्ट को जो ग्रहणी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेड्यूनम, डियोडेनम, ठीक है, डियोडेनम बोलते हैं इसको। और जो इसका बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है यहाँ उसका, ठीक है, इस तरह से निकला होता है, उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको मध्यांत्र, मध्यांत्र बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं जेजुनम, जेजू, NUM, ठीक है, जेजुनम बोलते हैं। और लगभग आपका यहाँ होता है, यहाँ ये होता है शेष आंत्र, शेष आंत्र, शेष आंत्र होती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलियम, ILLEUM। तो इंग्लिश में ध्यान रखना चाहो तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और हिंदी में याद रखना चाहो तो ग्रहणी, ठीक है, मध्यांत्र, मध्यांत्र और शेष आंत्र, ठीक है। ये तीनों जो पार्ट आपको बताए हैं नाम, ये छोटी आंत्र यानी कि क्षुद्र आंत के भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ से ये बड़ी आंत होती है, ये वाली इस तरह से, ये अलग होती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको, हमेशा ध्यान रहेगा ये। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन में, कुछ समझ में ना आया हो कोई पॉइंट, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो क्या दिया है क्वेश्चन, देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अपने हाथों से भोजन पकाना, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, अमरबेल का परजीवी पोषण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए बच्चों। स्वपोषण की विधि बताइए। ये क्वेश्चन तो आपको खुद से ही बताना चाहिए, क्योंकि स्वपोषण होता क्या है आपको पीछे भी डिस्कस किया है ना, 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया है। स्वपोषण में क्या होता है? स्वपोषण में हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में खाना बनाते हैं खुद से ही, ठीक है। तो अपने हाथों से भोजन पकाना और खाना, क्या ये स्वपोषण होता है? नहीं, इसको स्वपोषण थोड़ी ना बोलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अमरबेल का परजीवी पोषण, मतलब अमरबेल जो होती है वो परजीवी पोषण, किसी और से अपना खाना लेती है, भोजन लेती है। परपोषण खुद ही बताया गया इसमें, परजीवी पोषण किसी और से अपना भोजन लेती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, आपको बताया था ना, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, वो क्लोरोफिल और सूर्य की ऊर्जा से क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्वपोषण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का आपका सेशन, और उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को। फिर भी कुछ मिस्टेक उसमें हुई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टीचर से भी कई बार हो जाता है पढ़ाते समय ध्यान इधर उधर भटका और मिस्टेक हो जाती है। तो कोई मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई समस्या है वीडियो से, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो भी आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे फिर कल एक नए सेशन में। कल आपकी मैथ्स की वीडियो आएगी, एक दिन आपकी साइंस की वीडियो आती है, एक दिन आपकी मैथ्स की वीडियो आती है। ठीक है बच्चों, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपकी बोर्ड की परीक्षाओं तक आपकी साइंस और मैथ्स की तैयारी बहुत ही अच्छी यहाँ से हो जाएगी, और कोशिश करेंगे अदर सब्जेक्ट भी आपके लिए धीरे धीरे इंक्लूड करने शुरू करेंगे, तो आपका पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन यहीं से करा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।